सो गाइज एग्ज़ाम की तैयारी आपकी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और इस तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए हमने सब्जेक्ट कोड MGP004 की श्रृंखला शुरू करी थी, जिसके आज हम भाग 2 पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। जहां भाग 1 में हमने 5 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आपने उन 5 क्वेश्चन वाली वीडियो को अभी नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लो, ताकि जो 5 के पाँचों क्वेश्चन हैं वो आपके क्लियर हो सकें। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा और इस पीडीएफ का जो छठा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन ये है कि फांसीवाद पर गांधी जी के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यानी कि फांसीवाद पर गांधी के क्या विचार थे और उसे को क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम फांसीवाद शब्द को ही जान लेते हैं। तो देखो, फांसीवाद की जो विचारधारा है इसका संबंध इटली से था और इटली में भी इसका संबंध मुसोलिनी से था। और फांसीवाद से मिलती जुलती एक विचारधारा है जिसका नाम है नाजीवाद, और नाजीवाद विचारधारा का संबंध किससे है? जर्मनी के हिटलर से है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, या मैं ये कहूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में नाजीवाद की विचारधारा आई जिसके नेतृत्व किया हिटलर ने, जबकि इटली में फांसीवाद की विचारधारा आई जिसका नेतृत्व किया इटली ने। इटली में किसने? मुसोलिनी ने। ठीक है। तो फांसीवाद और नाजीवाद की विचारधारा ये कह रही है कि भाई अपनी संस्कृति के लोगों को छोड़कर बाकी सारे बंदों को मार दो। अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे भाई नाजीवाद की विचारधारा क्या है, फांसीवाद की विचारधारा क्या है, तो आप सीधी सी बात कर देना, ये दोनों विचारधाराएं जो है वो नस्ल भेद पर आधारित हैं। अपनी नस्ल के बंदों को छोड़कर दूसरी नस्ल के सारे बंदों को मार दो, ये विचारधारा यही कह रही है। अब गांधी जी जो है वो फांसीवाद की विचारधारा को क्या करेंगे? क्रिटिसाइज करेंगे। नाजीवाद की विचारधारा को भी क्रिटिसाइज करेंगे। तो चाहे क्वेश्चन फांसीवाद पर आ जाए चाहे नाजीवाद पर आ जाए, लगभग दोनों का आंसर सेम रहेगा। तो महात्मा गांधी फांसीवाद को एक खतरनाक राजनीतिक विचारधारा मानते हैं। वो ये कहते हैं ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ये स्वतंत्रता के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। और बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि फांसीवाद नाजीवाद की जो विचारधाराएं हैं, ये विचारधारा ये कहती हैं सिर्फ अपनी नस्ल के बंदे, अपनी संस्कृति के बंदे होने चाहिए, बाकी सारे बंदों को मार दो। अब देखिए, फांसीवाद और हिंसा, अब सिंपल सी बात है, फांसीवाद की विचारधारा हिंसा से प्रभावित है और महात्मा गांधी हिंसा के खिलाफ हैं। तो गांधी जी ने फांसीवाद की जो मूल प्रकृति थी, जिसमें हिंसा की बात की गई थी, दमन की बात की गई थी, सैनिक सत्ता की बात की गई थी, इसको अस्वीकार कर दिया। क्योंकि गांधी हर उस चीज़ को अस्वीकार करते थे जिसका संबंध हिंसा से था, बस बंटवारे को छोड़कर। बंटवारे में हिंसा ही उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को उन्होंने क्या करा? वो कहा कि जो हिंसा के खिलाफ है मैं उसके साथ नहीं हूँ। तो गांधी ने फांसीवाद की जो मूल प्रकृति है, यानी कि फांसीवाद हिंसा पर आधारित है, फांसीवाद दमन पर आधारित है, फांसीवाद सैन्य बल पर आधारित है, इस चीज़ को इन्होंने मना कर दिया। क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा की सर्वोच्च सिद्धांत को मानते थे। फांसीवाद का उद्देश्य जो था वो अधिनायक शासन को बढ़ावा देना था और गांधी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते थे। लेकिन गांधी जी के इस विचार की आलोचना की जाती है कई बार। गांधी जी की धारणा अहिंसा हो सकती है, माना जा सकता है कि अहिंसा से हर चीज़ का उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन अहिंसात्मक आंदोलन को फांसीवाद तो खत्म कर देगा ना। यानी कि अगर फांसीवाद का सामना करना है तो फांसीवाद का सामना हम अहिंसा से तो नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी जी ये कह रहे हैं कि अहिंसा से हम फांसीवाद का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन फांसीवाद तो ये कहता है कि भाई जो हमारे अगेंस्ट आएगा हम उसको खत्म कर देंगे। तो अहिंसा से आप फांसीवाद को तो खत्म नहीं कर सकते। हिटलर और मुसोलिनी ने करा भी ऐसा ही था, जो भी उनके अगेंस्ट जाता था उन्हें मार देते थे। चाइना में आज देख लो आप, चाइना में क्या होता है, जो लोग सरकार के विरोध में जाते हैं उन्हें मार देते हैं, रूस में जो सरकार के विरोध में जाते हैं उन्हें मार देते हैं। तो यहाँ पर गांधी जी का जो अहिंसा वाला सिद्धांत है वो नहीं चल पाएगा। देखो, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि जो फांसीवाद की विचारधारा है, उस फांसीवाद की विचारधारा पर गांधी जी के क्या विचार हैं, और गांधी जी के जो विचार हैं उसको क्रिटिसाइज करना है हमें। ये बात ध्यान रखना, गांधी फांसीवाद को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, गांधी तो फांसीवाद के खिलाफ है ही हैं, हमें गांधी जी के विचारों को क्रिटिसाइज करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो आप फांसीवाद के बारे में बता रहे हो कि फांसीवाद एक का संबंध किससे है? इटली से है। इटली में भी किससे? मुसोलिनी से है। और अगर इसकी जगह नाजीवाद लिखा आएगा तो इसका संबंध किससे है? जर्मनी से है, और मतलब हिटलर से है। ये विचारधारा अपनी खास नस्ल को बढ़ावा दे रही है और बाकी सबके विरोध में है। अब गांधी जो है इसको खतरनाक मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हमें फांसीवाद की विचारधारा का सामना करना है तो अहिंसा से करना पड़ेगा। अब भैया फांसीवाद तो हिंसा और दमन का सहारा ले रहे हैं, सेना का सहारा ले रहे हैं, और ऐसे में अगर हम अहिंसा के सिद्धांत से जो है उनका सामना करेंगे वो तो हमें लपेट देंगे भाई। तो अहिंसात्मक आंदोलनों को फांसीवाद शासन से जो है वो दमन कर देगा, हिटलर और मुसोलिनी। तो इसलिए गांधी जी के जो विचार हैं वो यहाँ पर फांसीवाद का सामना करने लायक नहीं हैं। इसके अलावा फांसीवाद का नैतिक पतन, गांधी जी ने कहा है कि फांसीवाद की जो विचारधारा है ये नैतिकता का सबसे निम्न स्तर है, क्योंकि नैतिकता का अर्थ होता है क्या सही है और क्या गलत है, और फांसीवाद जो है वो तो गलत के सिद्धांत के साथ है। फांसीवाद में तो झूठा प्रचार किया जाता है, नस्लीय भेदभाव किया जाता है, कट्टरता को बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए जो फांसीवाद है वो मानव आत्मा की अपमानजनक स्थिति है, यानी कि मानव आत्मा की जो सबसे निम्न स्थिति हो सकती है उसे माना है फांसीवाद गांधी जी ने। आलोचना इसलिए की जाती है
क्योंकि गांधी जी नैतिकता की बात करते हैं, गांधी जी आध्यात्मिकता की बात करते हैं, लेकिन वो ये चीज़ नहीं ध्यान देते कि फांसीवाद का उदय क्यों हुआ। फांसीवाद के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि बेरोजगारी और गरीबी जैसी चीज़ें जो है वो फांसीवाद के उदय का कारण बनती हैं। जर्मनी में अगर हिटलर का उदय हुआ तो क्यों हुआ, आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कितनी अपमानजनक संधियां उसके ऊपर थोपी गई थी। तो गांधी जी एक तरफ तो फांसीवाद को अनैतिक मान रहे हैं, फांसीवाद को झूठा प्रचार मान रहे हैं, नस्लीय भेदभाव की बात कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी की आलोचना इसलिए की जाती है कि गांधी जी ने ये नहीं देखा कि फांसीवाद का उदय क्यों हुआ। उन्होंने उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जिन्होंने जर्मनी को उसकी इस हालत के लिए बना दिया। हिटलर तो साधारण सा एक सिपाही था, उसे आखिर नेता किसने बना दिया, केवल और केवल मित्र राष्ट्रों की संधियों ने। तो गांधी जी ने इन चीज़ों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ फांसीवाद के खिलाफ बोल दिया। फांसीवाद का उदय क्यों हुआ, आखिर वो क्या वजह थी, इस पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। तीसरा बात यह है कि गांधी जी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, सामूहिक निर्णय की बात कर रहे हैं। फांसीवाद लोकतंत्र और सामूहिक निर्णय दोनों को खत्म कर रहा है। गांधी जी एक तरफ लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, फांसीवाद लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहे हैं। फांसीवाद में एक व्यक्ति एक समूह के पास सत्ता है, और गांधी जी तो लोकतंत्र पर विश्वास करते थे, सत्ता के बंटवारे पर विश्वास करते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे। तो आलोचना इसलिए की जाती है गांधी जी का जो ग्राम स्वराज है वो आदर्श स्थिति, यानी कि आदर्शवाद का मतलब होता है चीज़ें सोचने में बहुत अच्छी लगती हैं बट रियलिटी से उनका कोई लेना देना नहीं होता। फांसीवाद का विरोध और सत्याग्रह, गांधी जी ने कहा भाई फांसीवाद का विरोध अगर करना है तो सत्याग्रह के माध्यम से करो। उनका मानना था कि सत्याग्रह जो एक ऐसा रास्ता है जिससे व्यक्ति के हृदय को जीता सकता है, सामने वाले के दिल में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि आप अपने आप को दुख में रखो जिसकी वजह से सामने वाला का दिल पसीज जाएगा। लेकिन भाई इनकी आलोचना इसलिए की जाती है, फांसीवादों का दिल नहीं पसीजता, वो वैसे ही रक्त पी के बड़े हुए हैं, तो जिन्होंने रोज रक्त बहाया है उनका दिल नहीं पसीजता, तो इसलिए इनका विरोध किया जाता है। इसलिए तीसरी बात है सार्वभौमिक मानवता। गांधी जी जो कह रहे हैं यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं कि मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करना चाहिए, पूरा विश्व एक परिवार है, सभी लोगों को एक ईश्वर ने बनवाया है, वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत है। और फांसीवाद जो है वो इस चीज़ को नहीं मानता, फांसीवाद की जो विचारधारा वो तो अपने राष्ट्र की है। तो गांधी जी का ये दृष्टिकोण नैतिक रूप से तो उच्च है, लेकिन व्यवहार में इसे लागू नहीं किया जा सकता। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि महात्मा गांधी फांसीवाद को एक अमानवीय शोषणकारी विचारधारा मानते हैं। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से फांसीवाद का विरोध करने की बात की है, लेकिन गांधी जी का दृष्टिकोण आदर्शों में सही है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसे नहीं लागू किया जा सकता, क्योंकि फांसीवाद और नाजीवाद जैसी जो विचारधाराएं हैं इन्हें हिंसा के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है, ऐसा बहुत सारे फिलोसफर्स का कहना है। तो मैं मानकर चल रहा हूँ फांसीवाद या नाजीवाद पर गांधी जी की आलोचना आई तो आप कर दोगे, या विचार आया तो भी आप कर दोगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी के संघर्ष समाधान के सिद्धांत की बात बताओ। तो सबसे पहले संघर्ष समाधान ही समझ लेते हैं हम क्या होता है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो देखो, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में मान लो मतभेद हैं, तो यहाँ से संघर्ष की स्थिति होगी। ये संघर्ष की स्थिति बड़ी हो सकती है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में हो। तो संघर्ष का सबसे पहली बात तो स्तर अलग अलग होता है। संघर्ष का स्तर व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। तो संघर्षों की स्थिति दो व्यक्तियों के बीच में भी हो सकती है, दो समूहों के बीच में भी हो सकती है, दो कम्युनिटी के बीच में भी हो सकती है, दो धर्मों के बीच में भी हो सकती है, दो देशों के बीच में भी हो सकती है, या दो से ज़्यादा देशों के बीच में भी हो सकती है। तो इस संघर्ष के समाधान की जो गांधी की टेक्निक थी वो हर चीज़ के लिए अलग अलग थी, व्यक्तिगत स्तर पर अलग थी, सामूहिक स्तर पर अलग थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थी। लेकिन सब में कॉमन चीज़ ये थी कि गांधी ये कह रहे हैं भैया संघर्ष खत्म करना है तो अहिंसा के रास्ते पर चलो, सत्य के रास्ते पर चलो और एथिक्स को अपनाओ, यानी कि नैतिकता को अपनाओ। उन्होंने कहा संघर्ष सिर्फ समस्याएं नहीं होती, संघर्ष अवसर भी होते हैं, क्योंकि जब सरकार नियमों का उल्लंघन करती है, कानूनों का उल्लंघन करती है, और जब आप सरकार से संघर्ष करते हो तो ये संघर्ष समस्या नहीं है, ये तो अवसर है, और यहाँ पर आपको सत्ता पलट देनी है, समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो गांधी कहते हैं कि संघर्ष होने चाहिए, लेकिन संघर्षों का जो बदलाव है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम इसे समझेंगे कैसे, ऐसे समझेंगे। गांधी जी के सिद्धांतों की नींव है सत्य। उनका मानना था हर व्यक्ति के पास सत्य होता है, और संघर्ष का समाधान सत्य की खोज से होता है। सत्य जब सामने आता है तो संघर्ष खत्म हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो लड़ाई है वो इसलिए ही हो रही हैं। तो सत्य की खोज में व्यक्ति को अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, व्यक्ति को सोचना चाहिए वो क्या है, लोगों के साथ संवाद करना चाहिए, बातचीत के माध्यम से चीज़ों को हल करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना चाहिए। गांधी जी ने सत्याग्रह को संघर्ष समाधान का उपकरण बनाया। उनका मानना था सत्याग्रह का उद्देश्य अन्याय के खिलाफ खड़े होकर शांति से आगे बढ़ने की ओर है। दूसरी बात यह है, गांधी जी संघर्ष समाधान में अहिंसा को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। उन्होंने खुद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अहिंसा के सिद्धांत का पालन किया था। उनका मानना था हिंसा संघर्ष को बढ़ाती है, स्थायी समाधान नहीं देती। तो उनका मानना था संघर्ष में किसी प्रकार की भी हिंसा से बचना चाहिए, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो, मानसिक हिंसा हो या भाषाई हिंसा हो, क्योंकि जब अहिंसात्मक रूप से हम कोई समझौता करते हैं तो टिकाऊ होता है, ऐसा गांधी जी का मानना है। लेकिन अगर आप फ्रेडरिक नीत्शे को पढ़ोगे ना, फ्रेडरिक नीत्शे ये कहता है शांति स्थापित करनी है तो तलवार से करो,
तो फैट अलग अलग बंदे का अलग अलग सोच है। गांधी कह रहे हैं भाई कि अगर आपको शांति स्थापित करनी है तो अहिंसा से करो। फैड्रिक नीत्शे कह रहा है कि भाई अगर तुम्हें शांति स्थापित करनी है तो तलवार से करो। उनका ये कहना है कि युद्ध से शांति स्थापित हो सकती है, ये कह रहे हैं नहीं, अहिंसा से शांति स्थापित हो सकती है। सत्याग्रह, सत्याग्रह संघर्ष समाधान का एक अलग साधन है जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित ही है। अन्याय का शांतिपूर्ण रूप से विरोध करता है ये। तो आपको सबसे पहले 3 पॉइंट बनाने, एक सत्य, फिर दूसरा अहिंसा, फिर तीसरा सत्याग्रह। सत्याग्रह में व्यक्ति को धैर्य बनाकर रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए व्यक्ति को तैयार होना चाहिए, अपनी जान तक लुटा देनी चाहिए, और मोरल प्रेशर होना चाहिए व्यक्ति को, अन्याय का उजागर करके नैतिक दबाव बनाना चाहिए, सामने वाले का दिल जीत लेना चाहिए, सामने वाले के दिल को परिवर्तित कर देना चाहिए, तभी समाज में संघर्षों का समाधान हो सकता है। क्योंकि गांधी कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई होती है, बशर्ते सामने वाले का अगर हम हृदय परिवर्तित कर दें, सामने वाले को ये शो कर दें कि हाँ भाई तेरे अंदर अच्छाई के सिद्धांत हैं, तो पक्का सामने वाला बदल जाएगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। गांधी कह रहे हैं कि संघर्ष समाधान जो है वो लड़ाई झगड़े के नहीं बल्कि संवाद और सामंजस्य करो। तो अगर आप बातचीत के माध्यम से संघर्षों का समाधान करोगे तो वो समाधान स्थायी होगा। और आज के टाइम पे इस सिद्धांत को ज़्यादा फॉलो किया जाता है, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हैं, या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हैं, या इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कन्फ्लिक्ट हैं, तो इन संघर्षों को बातचीत के माध्यम से सॉल्व करने की बात की जाती है। सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है गांधी जी के विचारों का? तो गांधी जी ने कहा है विरोध जो है वो सिर्फ संघर्ष नहीं है, उससे क्या है अवसर भी हैं। लोगों की बुनियादी समस्याओं को हल करने के लिए कई बार संघर्ष उठाने पड़ते हैं, कई बार आंदोलन करने पड़ते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब संघर्षों को समाप्त करने में सहायक होती है। यानी कि समाज में सबके एजुकेशन दी जाए, क्योंकि एजुकेटेड जो बंदा होता है, एजुकेटेड बंदा कभी खुद नहीं लड़ता, वो दूसरों को तो लड़वा सकता है लेकिन खुद नहीं लड़ता, क्योंकि शिक्षा एक बहुत खतरनाक हथियार है। इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, मैटर ये करता है। तो जो कभी भी आप देखना लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, दंगे फसाद होंगे, तो उसमें एजुकेटेड बंदा नहीं आता, सारे अनएजुकेटेड बंदे जाते हैं, बेरोजगार बंदे जाते हैं। क्योंकि जो एजुकेटेड बंदा उसे पता है क्या हो सकता है, और जो रोजगार में लगा हुआ बंदा है उसे टाइम ही नहीं है। तो जब भी लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे फसाद होंगे, वहाँ पे बेरोजगार बंदे होंगे, ठीक है, और धनवानों की संपत्ति लूटी जाएगी। तो गांधी कह रहे हैं कि सभी एजुकेटेड हो जाएं, अगर सारों अंदर बंदों में शिक्षा आ जाए। अब ये ध्यान रखना, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हमने बीए की डिग्री ले ली, शिक्षा का मतलब है जो किताबों में लिखा है उन्हें हमने अपने विचारों में एडॉप्ट कर लिया। क्योंकि कोई भी किताब और कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि हिंसा करनी चाहिए, संघर्ष करनी चाहिए, किसी की हत्या करनी चाहिए। तो अगर हम वास्तव में अपने अंदर एजुकेशन को उतार लेते हैं तो शिक्षा जो है समाज में संघर्षों को खत्म कर देती है। गांधी जी का ऐसा मानना था। इसके अलावा गांधी जी का ये मानना था कि आत्मशुद्धि को संघर्ष समाधान का सबसे आवश्यक हिस्सा माना है। उनका मानना है संघर्ष से पहले व्यक्ति को अपने आप से एक बार बातचीत कर लेनी चाहिए। इससे व्यक्ति को अपने अंदर की कमजोरी और अशुद्धियों के बारे में पता चल जाएगा। व्यक्ति को ये पता चल जाएगा कि रियलिटी में ये संघर्ष, यानी कि हम कभी भी किसी भी युद्ध के लिए जा रहे हैं, दंगे के लिए जा रहे हैं, फसाद के लिए जा रहे हैं, या कोई भी संघर्ष है, आंदोलन करने जा रहे हैं, तो पहले अपने आप से पूछना चाहिए हमें कि हम कर रहे सही कर रहे हैं। अब अंदर से आवाज आएगी सही कर रहे हैं तो फिर करो, और नहीं तो ये हुआ कि अपना इसमें क्या है, स्वार्थ है, हमें पता ही नहीं हम क्यों जा रहे हैं, तो चुपचाप से घर में बैठो। तो गांधी जी कह रहे हैं अगर आप आत्मशुद्धि को बढ़ाओगे, आत्मनिरीक्षण की बात करोगे, सेल्फ प्यूरिफिकेशन की बात करोगे, खुद को शुद्ध रखोगे, तो इसके माध्यम से भी संघर्ष को खत्म कर सकते हैं। कुल मिलाकर संघर्ष समाधान अहिंसक प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य यह है सामने वाले के दिल को जीतना। गांधी जी का जो ये समाधान था ये सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से, सत्य के माध्यम से, न्याय के माध्यम से, नैतिकता के माध्यम से, खुद को पीड़ा में रखकर, खुद को दुखों में रखकर सामने वाले के हृदय को जीतने से संबंधित था। और कुछ हद तक ठीक भी है अगर हम जो है आइडियलिस्टिक अप्रोच से सोचे तो। क्वेश्चन नंबर 8वां है नागरिकता पर गांधी जी के विचार बताओ कि नागरिकता पर गांधी जी क्या सोचते थे। तो गांधी जी का जो नागरिकता का दृष्टिकोण था ये बड़ा ही स्पिरिचुअल था, जहां वो ये कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति वो देश का नागरिक हो सकता है जो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। तो गांधी जी की नागरिकता का पहला सिद्धांत था कर्तव्य आधारित नागरिकता। तो गांधी जी के अनुसार नागरिकता सिर्फ ये नहीं है कि आप इंडियन हो और देश के लिए अपने लिए अधिकार मांग रहे हो, हम तो भारत में रहते हैं, संविधान हमें अधिकार देता है, संविधान हमें ये देता है, संविधान हमें वो देता है, ये नहीं है इसका मतलब। देश के प्रति जिम्मेदारियों का पालन करना भी आना चाहिए। संविधान सिर्फ अधिकार दे रहा है, जिम्मेदारियां भी तो दे रहा है वो, तो अधिकार मांगोगे तो जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा। तो गांधी जी के अनुसार नागरिकता केवल अधिकारों की मांग करने तक सीमित नहीं है बल्कि कर्तव्यों का पालन करना भी शामिल है। उनका मानना था यदि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएगा तो समाज के अधिकार की रक्षा स्वयं हो जाएगी। बात बिल्कुल सही भी है। अगर समाज में हर एक कोई व्यक्ति चोरी ना करे, कोई व्यक्ति हिंसा ना करे, कोई व्यक्ति डाका ना डाले, कोई व्यक्ति किसी की तरफ गलत निगाह से ना देखे, तो समाज की 90% समस्या तो अपने आप ही खत्म हो गई। तो गांधी कह रहे हैं भाई नागरिकता का केवल ये नहीं अधिकार मांगो, नागरिकता का मतलब ये भी है कि कर्तव्यों का पालन करो। प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएगा, समाज में अधिकारों की रक्षा खुद ही हो जाएगी। नैतिकता और अहिंसा का पालन करेगा नागरिक, यानी कि हर एक व्यक्ति वो देश का नागरिक है तो उसे नैतिकता के रास्ते पर चलना पड़ेगा। और एथिक्स ये कहती है क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है।
तो सत्य और अहिंसा को नागरिकता का मूलभूत सिद्धांत मानते थे। उनका मानना था अगर समाज में एकता स्थापित करनी है, शांति बनाए रखनी है, तो नागरिकों को नैतिक रूप से सही होना होगा। गांधी जी ने जो है सार्वजनिक सेवा का सिद्धांत दिया है। उनका मानना था एक आदर्श नागरिक वही है जो अपने हितों से उठकर समाज और राष्ट्र की सेवा करता है। उनका अर्थ था नागरिकता का कि समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करूं और अधिकारों की रक्षा करूं। एक नागरिक जो होगा वो जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। एक नागरिक वो होगा जो सामाजिक समानता को बढ़ावा देगा। उनका मानना है सच्चा नागरिक वही है जो समान व्यवहार करता है, समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार दिलाने की बात करता है। गांधी जी ने नागरिकों को स्वराज से जोड़ा, जिसका मतलब ये था कि आपको अपने आप पर कंट्रोल करना है और सबसे बड़ी बात है खुद पर आत्मनिर्भर बनना है। सत्य और जिम्मेदारी की ड्यूटी को फॉलो करना है। गांधी जी ने नागरिकों से आग्रह किया कि सत्य के प्रति निष्ठावान रहो। जो सत्य के प्रति निष्ठावान है वही हमारे देश का नागरिक है, गांधी जी का ये कहना था। निष्कर्ष से निकलता है गांधी जी के नागरिकता का दृष्टिकोण केवल कानूनी परिभाषा नहीं है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया और आप इंडियन कहला दिए। उन्होंने कहा था नागरिकता का मतलब है तो जीवन जीने का तरीका। जैसे हम अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, जैसे हम अपने घर की सफाई का ध्यान रखते हैं, घर की मरम्मत का ध्यान रखते हैं, वैसे ही जब हम कहते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं तो उस देश के लोग हमारे परिवार होते हैं। उस देश की संपत्ति हमारी संपत्ति होती है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। नहीं कि बसों में आग लगा दी, ट्रेनों में आग लगा दी, ऐसे थोड़ी होता है। पेड़ काट दिया, ऐसा थोड़ी होता है। अपने घर में कोई आग लगाता है? बताओ, आप अपने घर के फर्नीचर को कोई तोड़ता है? नहीं करता ना। तो इसी प्रकार से ये होता है। तो गांधी जी यही कह रहे हैं कि जो नागरिकता होनी चाहिए वो सिर्फ कानूनी दृष्टिकोण नहीं है, सिर्फ कानूनी परिभाषा नहीं है, एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि नागरिकता वो है जो नैतिकता के आधार पर हो, सेवा भाव के आधार पर हो, समाज के आधार पर हो। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। जरूरत यह है कि उन पर ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, औद्योगिकरण पर गांधी जी के विचार बताओ। तो देखो भाई, गांधी जी का औद्योगिकरण का दृष्टिकोण जब आप लिखोगे आंसर तो ध्यान रखना, गांधी जी बड़े बड़े उद्योगों के खिलाफ हैं और छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं। गांधी जी का मानना है भारत एक गांव आधारित देश है, यहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो ऐसे काम सिखाओ इन्हें जिससे इनकी स्किल्स बढ़े। गांधी जी ने नई तालीम भी दी थी। गांधी जी की शिक्षा ये थी कि जिसमें मनुष्य श्रम को बढ़ावा मिले, छोटे छोटे उद्योग लगे, बड़ी बड़ी मशीनें ना लगे, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें बेरोजगारी को बढ़ावा देती हैं। गांधी जी का ऐसा मानना था। तो औद्योगिकरण की बात करोगे तो गांधी जी का जो औद्योगिकरण का दृष्टिकोण है वो आदर्श समाज से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा औद्योगिकरण इस तरीके से होना चाहिए जो समाज के सामाजिक ज़रूरतों को, आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। उन्होंने औद्योगिकरण का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो वेस्टर्न मॉडल था उसका विरोध किया है और इन्होंने कहा यार ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा पश्चिमी देशों में हो रहा है। तो सबसे पहले गांधी जी ने औद्योगिकरण का विरोध किया है। गांधी जी ने बड़े पैमाने पर जो मशीनों का प्रयोग हो रहा था उसके वो सख्त विरोध किया है। उन्होंने कहा ये तो गरीबों के लिए हानिकारक है, ये तो गरीबों की नौकरी खा रही है मशीनें। इन्होंने कहा ये तो ग्रामीण समुदाय के लिए हानिकारक है क्योंकि धनी वर्गों का लाभ मिल रहा है इससे और गरीबों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने देखा कि पश्चिमी मॉडल ने ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया, लोगों का शोषण किया है, समाज में असमानता फैल रही है, पर्यावरण का विनाश हो रहा है। तो गांधी ऐसा औद्योगिकरण नहीं चाहते थे। गांधी तो स्वदेशी को बढ़ावा देते थे, लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देते थे। गांधी जी का जो औद्योगिक मॉडल था वो स्वदेशी और विकेंद्रीकरण पर था। उन्होंने कहा गांव के भारत की समस्या अगर हल करनी है तो गांव में छोटे छोटे उद्योग लगाने होंगे जहां लोगों को काम मिल सके। जब गांव आत्मनिर्भर बनेंगे तो देश आत्मनिर्भर बन जाएगा। गांधी तो हस्तकरघा उद्योगों पर चलते थे जिसमें मशीनों का काम ना हो बल्कि लोग अपने हाथ से काम करें ताकि लाखों लोगों को रोजगार मिल सके। गांधी जी श्रम और मानवता को बढ़ावा देना चाहते थे। गांधी जी मानते थे कि श्रम ही आत्मा की शुद्धि का सबसे बड़ा माध्यम है। तो गांधी कह रहे हैं श्रम और मशीनों के बीच में संतुलन होना चाहिए। वे ऐसी मशीनों को बढ़ावा देना चाहते थे जो लोगों की कठिनाइयों को कम करें, ये नहीं कि लोगों को प्रतिस्थापित कर दें। आजकल मशीनें कैसी आ रही हैं, लोगों को हटा दे रही हैं, खुद काम कर रही हैं। ऐसी मशीन नहीं चाहते गांधी। गांधी चाहते थे लोगों की कठिनाइयाँ कम हों। उन्होंने कहा मशीनें तभी सही हैं जब वो गरीब आदमी की मदद करें, ये नहीं गरीब आदमी को नष्ट कर दें। गांधी जी औद्योगिकरण के खिलाफ इसलिए भी थे क्योंकि इसका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का दोहन किया जाता है और इस सब का प्रभाव हम खुद भी देख सकते हैं। इसके अलावा रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहते थे गांधी। रचनात्मक कार्यक्रम मतलब ये है कि हर बंदे के अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए। क्यों? जैसे हस्तशिल्प उद्योगों के बारे में, कृषि के बारे में, स्थानीय उद्योगों के बारे में। क्योंकि भाई जब हर बंदे के अंदर स्किल्स होगी तो अपने आप छोटी छोटी इंडस्ट्री चलेंगी। छोटी छोटी इंडस्ट्री देश की जीडीपी को बढ़ावा भी देंगी। आज के टाइम पे बड़ी बड़ी कुछ एमएनसी लग गई हैं और देश का 90% पैसा उन्हीं के पास है और बाकी 10% पैसे में हम सब लोग जो है जीवन बसर कर रहे हैं। तो गांधी जो है क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहते थे, थ्योरी वाली चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। इसके अलावा पश्चिमी मॉडल की उन्होंने आलोचना करी है। उन्होंने पश्चिमी मॉडल को शैतानी सभ्यता कहा है जो मानवीय मूल्यों को कमजोर करती है। निष्कर्ष से निकलता है कि महात्मा गांधी का जो औद्योगिकरण पर दृष्टिकोण है ये मानवीय और पर्यावरण संतुलन पर आधारित है। ये ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देना चाहता है, इन्वायरमेंट को बैलेंस करना चाहता है, हर एक व्यक्ति को रोजगार देना चाहता है, समाज को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, समाज में समानता स्थापित करना चाहता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाए रखना चाहता है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम।
संविधानवाद पर गांधी जी के विचारों का परीक्षण कीजिए। तो महात्मा गांधी का संविधानवाद पर क्या विचार था? तो देखो, गांधी ये कह रहे हैं संविधानवाद ऐसा होना चाहिए जिसमें समाज में वही नैतिकता बढ़ी रहे, लोगों की जिम्मेदारी, यानी कि हमारा संविधान ऐसा हो जो लोगों को जिम्मेदारी सिखाए। ये नहीं कि लोगों को मजबूरी में कानूनों को पालन करना पड़े। जैसे लोग हेलमेट लगाते हैं, मजबूरी में लगाते हैं, तो गांधी कह रहे हैं ऐसे नियम की जरूरत नहीं है जो लोग मजबूरी में फॉलो करें, बल्कि ऐसे नियम होने चाहिए लोग खुद प्रेरित हों अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो गांधी एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करना चाहते थे, लेकिन रियलिटी में बहुत चीज़ें मुश्किल हैं। तो गांधी जी के संविधानवाद पर जो विचार है वो इस तरीके से, गांधी संविधान की सीमाओं में विश्वास करते थे। गांधी ने कहा एक संविधान ऐसा होना चाहिए जो समाज में तालमेल को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा कानून ऐसा होना चाहिए जो समाज में बदलाव लेकर आए, क्योंकि कानून समाज का केवल बाहरी ढांचा तैयार करते हैं। कानून किसी भी समाज को शुद्ध नहीं कर सकते जब तक समाज अपने आप से अंदर से शुद्ध ना हो। उनका विचार था कि संविधान का उद्देश्य समाज में न्याय और सद्भाव स्थापित करना होना चाहिए, लेकिन जब ये होगा जब लोग अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पालन करेंगे। गांधी का कहना था कि संविधान में नैतिकता का महत्व होना चाहिए और नैतिकता सत्य के आधार पर होनी चाहिए। वो कह रहे हैं यदि संविधान केवल अधिकार और कानूनों तक ही सीमित रहेगा, नागरिकों को जिम्मेदारी से नहीं जोड़ेगा, तो समाज में असमानता और संघर्ष बढ़ेगा। तो गांधी एक ऐसा संविधान चाहते हैं जिसमें लोगों को अधिकार भी मिले, साथ में उन्हें जिम्मेदारी मिले। उन्होंने लिखा है कि एक आदर्श संविधान वही है जो लोगों को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। गांधी जी केंद्र सरकार की शक्ति के खिलाफ थे। उन्होंने कहा मानना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा एक ऐसा संविधान जो सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देता है, वो लोगों की स्वतंत्रता को खत्म करता है। गांधी तो ग्राम स्वराज की बात करते थे, पंचायतों की बात करते थे, जहां व्यक्ति अपने झगड़ों को खुद ही निपटा सकें और खुद ही निर्णय ले सकें। गांधी जनता की भागीदारी की बात कर रहे हैं संविधान में। वो कह रहे हैं एक अच्छा संविधान वही है जो जनता की इच्छा और सहमति से बने, ये नहीं कि जनता पर थोपा जाए, क्योंकि जनता रूल और रेगुलेशन को जब फॉलो करती है जब वो रूल और रेगुलेशन उसके हिसाब से हों। तो उन्होंने कहा संविधान राजाओं का नहीं होना चाहिए बल्कि संविधान जनता का होना चाहिए। इसलिए हमारे संविधान की प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्यों कह? तो हमारा संविधान जो है वो लोगों द्वारा शक्ति ग्रहण करता है भाई। अधिकार के बजाय जिम्मेदारियों पर जोर दिया, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। संघर्ष और न्याय का जो साधन है वो कौन है? संविधान ही है गांधी जी के हिसाब से। सत्य और अहिंसा पर आधारित संविधान होना चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाला संविधान होना चाहिए। समाज में नैतिकता को बढ़ावा देने वाला संविधान होना चाहिए। लोगों की जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने वाला संविधान होना चाहिए। भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने वाला सिद्धांत होना चाहिए। इसलिए आप हमारे संविधान में बहुत सारे तत्व देखोगे, चाहे वो पंचायतों की स्थापना हो, चाहे सेकुलरिज्म का मॉडल हो। ये सारी चीज़ें जो है वो महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित हैं। तो महात्मा गांधी के लिए संविधान सिर्फ कानूनों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि ये साधन है जो समाज की नैतिकता, कर्तव्य और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है और एक डिसेंट्रलाइज्ड शासन व्यवस्था की बात करता है, नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की बात करता है। तो ये 10 क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं कह रहा हूँ अगर ये क्वेश्चन नहीं आए कोई और भी क्वेश्चन आए, तो आपके मन में एक स्ट्रक्चर बन चुका होगा कि हमें इस किताब के आंसर कैसे लिखने हैं। मैक्सिमम पॉइंट सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह से रिलेटेड होने चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको डेफिनेटली इन 10 क्वेश्चनों से पेपर में मदद मिलेगी ही मिलेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कोड में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।